हेलो स्टूडेंट, तो आप सभी को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एसएससी टारगेट जॉब में। आज हम बात करें आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के लिए 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड क्वेश्चन लेके आ चुके हैं। जिस तरह से आपके एग्जामिनर आपके एग्ज़ाम में प्रीवियस क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एवं करेंट क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में रखते हैं, उसी अनुसार लाया गया हर एक टॉपिक से प्रश्न रखा गया और हर एक प्रश्न आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग इसे बारीकी से लगाना, जो याद ना हो उसे याद जरूर कर लेना या फिर कॉपी पे नोट कर लेना, क्योंकि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट रखा गया है। अगर चैनल पे आप पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड प्रश्न आपको जल्दी मिल सके और आप अपने एग्ज़ाम में बहुत आसानी तरीके से रिजल्ट कर सकते हो। इसलिए आप लोग पूरी मेहनत से करना। अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हो, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर देना। तो चलते हैं बिना टाइम गवाते हुए सीधे क्वेश्चन की ओर। और हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है? रेलवे स्टाफ कॉलेज, रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? बताओ, अगर आपको पता हो तो जल्दी बताना। रेलवे स्टाफ कॉलेज जो है वो कहाँ स्थित है? दिल्ली, वडोदरा, देहरादून या इनमें से कोई नहीं। तो रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बड़ोदरा में। कहाँ स्थित है? बड़ोदरा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, अगला प्रश्न दिया है कि किस देश की हॉकी टीम में पुरुष एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 जीती है? बताओ किसने जीती है एशियाई चैंपियन ट्रॉफी हॉकी 2024 में? भारत, अमेरिका या फिर चीन? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत। कौन जीता है? भारत जीता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे उप विजेता भी पूछता है, तो ध्यान में रखना। ये विजेता टीम हो गया, भारत विजेता हो गया, और उप विजेता पूछ देता तो आपका चीन हो जाता। कौन हो जाता? चीन। चीन जो है उप विजेता रहा है। ये दोनों ध्यान में रखना। 2024 का करेंट का क्वेश्चन है, आपके एग्जामों में देखने को मिल सकता है। अगला प्रश्न दिया गया है, धर्मराज रथ स्मारक, धर्मराज रथ स्मारक जो है वो कहाँ स्थित है? दिल्ली, पुरी, महाबलीपुरम या इनमें से कोई नहीं। तो धर्मरथ स्मारक जो है वो कहाँ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा महाबलीपुरम में। कहाँ स्थित है? महाबलीपुरम। अब महाबलीपुरम पड़ता कहाँ है? तो महाबलीपुरम जो पड़ता है वो पड़ता है तमिलनाडु में। कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में। आप लोग ये ध्यान में रखना, कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में। अगला प्रश्न दिया गया है, ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सांगप्पो। क्या यहाँ पे देख लो किस तरह से मिस्टेक किया है, यहाँ पकड़ लेना। क्या हो जाएगा? सांगप्पो। कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? तो सांगप्पो नदी से जानी जाती है। आपका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई भी पूछता है, आप लोग याद रखना। ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई जो होता है वो कितना होता है? तो वो 2900 कितना होता है? 2900 किलोमीटर होता है। कितना होता है? 2900 किलोमीटर होता है ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई है। ये भी पूछता है। और गंगा नदी का तो आपको पता होगा, 2525 किलोमीटर गंगा नदी है और भारत की सबसे लंबी नदी है। ये दोनों पूछता है और इम्पोर्टेंट है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो सांगप्पो। ये भी याद रखना। अगला प्रश्न दिया गया है, फीफा महिला वर्ल्ड कप, फीफा महिला वर्ल्ड कप 2023 विजेता देश कौन बना है? बताओ जल्दी कि फीफा महिला वर्ल्ड कप 2023 विजेता देश कौन बना है? स्पेन, इंग्लैंड, चीन या इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा स्पेन। स्पेन जो है विजेता टीम रहा है और इंग्लैंड जो रहा है, क्या इंग्लैंड जो रहा है उप विजेता रहा है। इंग्लैंड उप विजेता और विजेता स्पेन रहा है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान में रखना, करेंट अफेयर में आपको पूछ देगा, ये गारंटी है। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत में कितने रेलवे जोन है 2024 में? भारत में कितने रेलवे जोन 2024 में है, ये पूछ रहा है। 18 जोन, 19 जोन, 20 जोन, कितने जोन है रेलवे का 2024 में? तो 18 ही जोन है। कितना? 18 ही जोन। आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 18 जोन। एक यहाँ पे पूछता है डिवीज़न,
डिवीज़न पूछता है कि भारत में डिवीज़न कितनी है, डिवीज़न की संख्या कितनी है। इस तरह से भी आपका क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो आप कितना मारिएगा, तो डिवीज़न जो होता है ना, डिवीज़न वो 70 है। कितना है, 70 डिवीज़न है। कितना है, 70। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी कॉपी पे नोट कर लेना। कितना डिवीज़न है, तो 70 डिवीज़न है। ये दोनों फेमस क्वेश्चन है रेलवे का, तो याद रखना। अगला प्रश्न दिया गया है G20 शिखर सम्मेलन। G20 शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता निम्न में से किस देश द्वारा की गई थी। G20 शिखर सम्मेलन जो 2023 की हुई थी अध्यक्षता में, वो किस देश के द्वारा की गई थी। भारत द्वारा, अमेरिका द्वारा, ऑस्ट्रेलिया द्वारा। तो किस देश द्वारा किया गया था, तो वो भारत द्वारा। किस देश द्वारा, भारत द्वारा किया गया था 2023 का G20 शिखर सम्मेलन। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दिया गया है भारत में आर्थिक नियोजन का रूप। भारत में आर्थिक नियोजन का स्वरूप है, क्या है, तो भारत में आर्थिक नियोजन का स्वरूप क्या है, तो मिश्रित है। क्या है, मिश्रित है। आप लोग ये ध्यान में रखना। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, क्या है, मिश्रित है। अगला प्रश्न दिया गया है कौन सा एक साधन केंद्र सरकार के राजस्व का स्रोत नहीं है। कौन सा एक साधन केंद्र सरकार के राजस्व का स्रोत नहीं, कृषि आयकर, जीएसटी या फिर आयकर। तो कौन सा आयकर जो है वो राजस्व का यानी केंद्र सरकार के स्रोत नहीं है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कृषि आयकर। क्या हो जाएगा, कृषि आयकर जो है केंद्र सरकार के राजस्व का स्रोत नहीं है। ये ध्यान में रखना, ये राज्य सरकार के अंतर्गत आ जाता है, तो ध्यान रखना। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दिया गया है भारतीय रेल का पहिया और धुरा संयंत्र कहाँ स्थित है। भारतीय रेल का पहिया और धुरा जो हो संयंत्र यंत्र है, जो पहिया और धुरा बनता है, इस तरह से पूछ रहा है कहाँ स्थित है उसका बनाने का स्थान, हुगली, कपूरथला या फिर बेंगलुरु। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु में। पहिया और धुरा संयंत्र जो है वो बेंगलुरु में स्थित है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एक क्वेश्चन और पूछता है सबसे लंबा प्लेटफॉर्म हुगली है। ये हुगली है। मैंने कई वीडियो में मैंने पढ़ा चुका हूँ। अब आपको याद होना वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे लंबा प्लेटफॉर्म पूछेगा तो हुगली हो जाएगा। कितना है, तो 1500 मीटर हो जाएगा। कितना है, 1500 मीटर हो जाएगा। आपका ध्यान में रखना, ये भी क्वेश्चन पूछता है। अगला प्रश्न दिया गया है पहली नमो भारत रैपिड रेल किन शहरों को जोड़ती है। दिल्ली से अहमदाबाद को, भुज से कोलकाता, भुज से अहमदाबाद, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भुज से अहमदाबाद। पहली नमो भारत रैपिड रेल जो है वो भुज से अहमदाबाद को जोड़ती है। ध्यान में रखना। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है भारत में किस वर्ष रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया था। भारत में किस वर्ष रेल बजट को आम बजट में मिला दिया था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2017 में। 2017 में रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया है। ये ध्यान में रखना, याद रखना। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है राष्ट्रीय योजना समिति की रिपोर्ट कब प्रकाशित की गई थी। राष्ट्रीय योजना समिति के रिपोर्ट जो है वो कब प्रकाशित की गई थी, 1950, 1951 या फिर 1947 को। तो राष्ट्रीय योजना समिति के रिपोर्ट जो है वो 1947 में प्रकाशित किया गया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न दिया गया है 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या था। पंचवर्षीय योजना से आपके एग्जाम में देखने को मिलता ही है। आपको पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल पूछ देगा या फिर किससे संबंधित है, ये इस तरह से आपको एग्जामों में पूछता है। मैंने बहुत करा चुका, बहुत बार के जो मैं करा रहा हूँ, जो इम्पोर्टेंट है वो पूछा गया है वो मैं करा रहा हूँ। 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी, तो 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि जो थी वो 2002 से 2007 थी। कितना थी, 2002 से 2007। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में रेल मार्ग नहीं है। ऐसा तो रेल लगभग हो चुका है,
लेकिन प्रीवियस क्वेश्चन था, अगर आपके एग्ज़ाम में भी पूछ दिया जाए तो आपको क्या मारना पड़ेगा, आपको क्या ऑप्शन में तो दिया ही नहीं, सिक्किम मारना पड़ेगा। क्या मारना पड़ेगा? सिक्किम, सिक्किम मारना पड़ेगा। लगभग वहाँ पे काम पूरा हो चुका है। तो पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में रेल मार्ग नहीं चलता था? तो सिक्किम में नहीं चलता था, लेकिन अब वहाँ भी अवेलेबल हो गया है। तो ध्यान में रखना, अगर क्वेश्चन आपको पूछ दिया जाए तो सिक्किम मारना, ऐसे तो पूछने की संभावना ये क्वेश्चन नहीं, लेकिन प्रीवियस का क्वेश्चन है। अगला प्रश्न दिया गया है, किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है? बताओ, किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है? 15 जुलाई, 22 जुलाई या फिर 22 दिसंबर को? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 22 दिसंबर को। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन जो होता है वो 22 दिसंबर को होता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, ओणम के दौरान किस महान राजा की वार्षिक यात्रा मनाई जाती है? बताओ, ओणम के दौरान जो है वो किस महान राजा की वार्षिक यात्रा मनाई जाती है? राजा महाबली को, राजा दशरथ, राजा अशोक, या इनमें से कोई नहीं? तो ओणम एक त्यौहार है, जानते होंगे, वो किस महाराजा के वार्षिक यात्रा पर मनाई जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजा महाबली के। किसके? राजा महाबली के वार्षिक यात्रा पर मनाई जाती है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगर आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों को पास या फिर आपके पास जितने भी ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें एक बार ज़रूर शेयर कर देना अपने भाई के लिए। अगर चैनल पे आप पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड वीडियो आपको जल्दी मिल सके। अगला प्रश्न दिया गया है, स्टेनली जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कांगो, कैरोनी, सेंट लॉरेंस। तो स्टेनली जलप्रपात जो है वो किस नदी पर स्थित है? तो यह कांगो नदी पे, किस नदी पे है? कांगो नदी पे स्थित है। आपका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी किस देश में है? मैंने शायद कल के वीडियो में पढ़ाया था, किस नदी है, कौन सी नदी है, व्यापारिक नदी कौन सी है, और ये भी बताया था कि किस देश में है। विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी नदी है और कौन से देश में है, ये दोनों बताया था। तो आज आपको बताना है, आपको ये टेस्ट के रूप में दिया जा रहा है ये क्वेश्चन, कि विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी नदी और किस देश में है? चीन में है, भारत में, या फिर अमेरिका में? तो आपको कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर आप लोग ज़रूर बता देना कि कौन सी नदी है सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी और किस देश में है। अगला प्रश्न दिया गया है, ये टेस्ट के रूप में रहा है, अगर नहीं पता हो तो कमेंट बॉक्स में कर देना, मैं ज़रूर बता दूंगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि किस राज्य के विधान परिषद की सदस्य संख्या सबसे कम है? सदस्य कर लेना अभी, सदस्य संख्या सबसे कम है, उत्तर प्रदेश, सिक्किम या फिर जम्मू कश्मीर के? तो किस राज्य के विधान परिषद की सदस्य संख्या सबसे कम है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर लगभग यहाँ पे 36 है, कितना है? 36, लेकिन होना चाहिए कम से कम तो 40। कितना होना चाहिए? 40, लेकिन कितनी है? तो 36 है, ये ध्यान में रखना। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दिया गया है, तंबाकू में पाया जाने वाला उत्तेजित पदार्थ क्या है? तो तंबाकू में पाया जाने वाला जो उत्तेजित पदार्थ होता है वो निकोटीन है। क्या है? निकोटीन। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, पहला लोकोमोटिव जिसको चितरंजन में निर्मित किया गया था, पहला लोकोमोटिव जिसको चितरंजन में निर्मित किया गया था वो 1 जनवरी 1950 को, या फिर 1 अक्टूबर 1950 को, या फिर 1 नवंबर 1950 को? तो कब किया गया था? तो ये 1 नवंबर 1950 को किया गया था। कब किया गया था? 1 नवंबर 1950 को। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, आरबीआई ने HDFC बैंक पर नियमों का पालन ना करने पर कितने रुपया का जुर्माना लगाया है? आरबीआई जो है वो HDFC बैंक पर नियमों का पालन ना करने पर कितने रुपया का जुर्माना लगाया है? तो 1.91 करोड़ का लगाया है। कितने करोड़ का? 1.91 करोड़ का जुर्माना लगाया है। आप लोग याद रखना, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है, इसलिए आप लोग ध्यान में रखना। अगला प्रश्न दिया गया है,
गुणसूत्र का निर्माण प्रोटीन तथा से होता है। प्रोटीन तथा किससे होता है? आरएनए से, डीएनए से, कैल्शियम से, या इनमें से कोई नहीं। तो गुणसूत्र का निर्माण प्रोटीन तथा डीएनए से होता है। प्रोटीन तथा डीएनए से होता है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये याद रखना। अगला प्रश्न दिया गया है, क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? चलो बताओ, क्लोरोफिल का खनिज घटक पूछा है, तो क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या हो जाएगा? तो ये आपका मैग्नीशियम होगा। क्या होगा? मैग्नीशियम। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्या होता है? तो मैग्नीशियम होता है। अगला प्रश्न दिया गया है, सेकेंड के पेंडुलम की काल अवधि कितनी होती है? बताओ, सेकेंड पेंडुलम की अवधि काल कितनी होती है? 1 सेकेंड, 2 सेकेंड या फिर 3 सेकेंड? तो सेकेंड के पेंडुलम की काल अवधि जो होती है वो 2 सेकेंड होती है। कितनी होती है? 2 सेकेंड। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न दिया गया है, बोलोमीटर। बोलोमीटर का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? विकिरणित गर्मी को, या फिर संयोजित गर्मी को, या संयोजित ठंड को, या इनमें से कोई नहीं। तो बोलोमीटर का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा विकिरणित गर्मी को, या फिर तापमान आपको भी मिल सकता है वहाँ पे, तो लेकिन ध्यान में रखना कि विकिरणित गर्मी या फिर तापमान है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उच्च तापमान हो सकता है। तो विकिरणित गर्मी आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दिया गया है, ध्वनि प्रदूषण की यूनिट क्या है? ध्वनि प्रदूषण की यूनिट कूलॉम, डेसिबल, हर्ट्ज, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ध्वनि प्रदूषण को किससे मापते हैं? तो डेसिबल से मापते हैं। आपको याद रखना ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, कौन सी ट्रेन 1853 में बोरीबंदर से थाने के बीच चलाई गई थी? बताओ जल्दी कि बोरीबंदर से थाने के बीच चलाई गई थी। ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे, या फिर ग्रेट इंडिया दक्षिण रेलवे, या ग्रेट इंडिया पूर्वी रेलवे, या इनमें से कोई नहीं। तो 1853 में जो बोरीबंदर से थाने के बीच चलाया गया था, मुंबई से जो थाने के बीच, तो सभी को पता होगा, लेकिन ये क्या पूछ रहा था? चलाई गई थी वो कौन सा ट्रेन थी? बताओ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे थी। कौन सी? ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। रेलवे से जितने भी क्वेश्चन प्रश्न बन रहा है आप लोग उसे ज़रूर याद कर लेना, क्योंकि आपके जितने भी क्वेश्चन ला रहे हैं वो हर एक एग्जामों में पूछा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना है। अगला प्रश्न दिया गया है, किस वर्ष में पैलेस ऑन व्हील्स ट्रेन का उद्घाटन हुआ? बताओ कि किस वर्ष में पैलेस ऑन व्हील्स ट्रेन का उद्घाटन हुआ? 1960, 76, 82 या फिर 99 में? तो किस वर्ष में पैलेस ऑन व्हील्स ट्रेन का उद्घाटन हुआ है? तो आपका राइट आंसर होगा 1982 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे स्थित है? चलो बताओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, न्यूयॉर्क जो है किस नदी के किनारे स्थित है? हडसन, रावी, सिंधु, या फिर एवन? तो न्यूयॉर्क जो है वो हडसन नदी, किस नदी के किनारे? तो हडसन नदी के किनारे वो स्थित है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्न में से यूरोप का स्वर्ग किसे कहा जाता है? बताओ, यूरोप का स्वर्ग जो है वो किसे कहा जाता है? तुर्की, रोम, स्विट्जरलैंड, या इनमें से कोई नहीं। तो यूरोप का स्वर्ग जो कहलाता है वो स्विट्जरलैंड को कहलाता है। किसे कहलाता है? स्विट्जरलैंड। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, थीन बांध वन जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? थीन बांध वन जीव अभ्यारण्य जो है वो कहाँ स्थित है? उत्तराखंड, असम, मध्य प्रदेश, या फिर मुंगेर? तो बताओ, थीन बांध वन जीव अभ्यारण्य जो है वो कहाँ स्थित है? तो ये राइट आंसर हो जाएगा मुंगेर। अब बताओ मुंगेर कहाँ पड़ता है? मुंगेर कहाँ पड़ता है? मुंगेर फेमस है अंग्रेज के ज़माने से ही, तो बिहार से। कहाँ? बिहार में पड़ता है मुंगेर। मुंगेर इसलिए फेमस है, अंग्रेज़ों ने वहाँ बंदूक की फैक्ट्री लगाई थी। क्या लगाई थी? बंदूक की फैक्ट्री लगाई थी। जो क्या लगाया था? तो बंदूक का फैक्ट्री लगाया था, जो अभी वहाँ पे जो देसी कट्टा होता है ना, वहाँ के लोग सीख के बनाते हैं, बेचते होते हैं, इसलिए मुंगेर फेमस है। क्या फेमस है? मुंगेर फेमस है, इसलिए ये ध्यान में रखना। तो थीन बांध जो है वन जीव अभ्यारण्य कहाँ है?
तो मुंगेर में। अगला प्रश्न दिया गया है 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से छोटा राज्य कौन सा है। क्या पूछ रहा है, 2011 के जनसंख्या के अनुसार बोला है, तो जनसंख्या के अनुसार क्या होगा, गोवा होगा या फिर सिक्किम होगा या बिहार होगा। तो आप लोग राइट आंसर क्या करिएगा, सिक्किम। जनसंख्या के आधार पर पूछे तो सिक्किम, और क्षेत्रफल के आधार से पूछे तो गोवा। ये ध्यान में रखना। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है एक राष्ट्र एक चुनाव किस समिति की सिफारिश पर किया गया है। बताओ जल्दी कि एक राष्ट्र एक चुनाव किस समिति की सिफारिश पर किया गया है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर जो होगा वो श्री रामनाथ कोविंद जी। कौन के थे, श्री रामनाथ कोविंद जी के जो पूर्व राष्ट्रपति थे, ये ध्यान में रखना, उनके सिफारिश पर किया गया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगर आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों को पास शेयर जरूर कर देना। अगर आप चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड वीडियो आपको जल्दी मिल सके और आप अपने एग्ज़ाम में बहुत अच्छे तरीके से रिजल्ट कर सकते हो। अगला प्रश्न दिया गया है कि भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी। भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा जो है वो कब की गई थी। तो ये 1948 में किया गया था। कब किया गया था, 1948। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि एक्स किरणें की खोज। बताओ एक्स किरणें की खोज किसने की थी। ये तो सभी को पता होना चाहिए। एक्स किरणें की खोज जो किया था वो रोएंटजन किया था। कौन किया था, रोएंटजन किया था। लेकिन यहाँ पे उसका पूरा नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया, पूरा नाम दिया गया है विल्हेल्म केनराड रोएंटजन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या, बी। हम लोग शॉर्ट में याद रखते हैं रोएंटजन है, तो उनका पूरा नाम क्या था, तो विल्हेल्म कोनराड रोएंटजन एक्स किरणें की खोज के थे। चलो ये बता दो, फंक जो है, फंक फेमस है, किस चीज़ के खोज के थे। तो ये विटामिन के, किसके खोज के थे, ये विटामिन के खोज किए थे, ये याद रखना। अगला प्रश्न दिया गया है नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान पूछा, पंजाब, दिल्ली, कोलकाता या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताओ जल्दी कि नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान जो है वो कहाँ स्थित है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर पंजाब। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ है, तो पंजाब में स्थित है। अगला प्रश्न दिया गया है रेडॉन किसके अल्फा क्षय, रेडॉन जो है किसके अल्फा क्षय के कारण उत्पन्न होते हैं। रेडॉन जो है वो किसके अल्फा क्षय के कारण उत्पन्न होते हैं, रेडियम, पोटेशियम, सोडियम। तो आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा रेडियम। रेडियम के क्षय के कारण उत्पन्न होता है कौन, रेडॉन। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दिया गया है हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने भास्कर पोर्टल लॉन्च किया। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री है जो भास्कर पोर्टल लॉन्च किया है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा श्री पीयूष गोयल जी। कौन किए हैं, श्री पीयूष गोयल जी, यह ध्यान में रखना, श्री पीयूष गोयल जी किए थे। अगला प्रश्न दिया गया है भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली जो है वो किस देश से लाई गई है। भारतीय संविधान में जो राष्ट्रपति का चुनाव का वर्णन दिया गया है वो किस देश से लाया गया है। तो ये जो लाया गया है वो आयरलैंड, किस देश से लाया गया, आयरलैंड देश से लाया गया है। इंपॉर्टेंट बनता है, आपके एग्जामों में पूछा गया और पूछने की पूरी संभावना है। आप लोग इसे बिल्कुल मिस ना करना, याद कर लेना अगर नहीं पता हो तो। क्या था, आयरलैंड से लाया गया है। अगला प्रश्न दिया गया है राष्ट्रपति जी किस कोष से किसी अप्रत्याशित खर्चे के लिए धन दे सकते हैं। राष्ट्रपति जी जो है वो किस कोष से किसी अप्रत्याशित खर्च के लिए धन दे सकते हैं, आयकर से, आकस्मिक निधि से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, या इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ से दे सकते हैं, तो आकस्मिक निधि से। कहाँ से देंगे, आकस्मिक निधि से देंगे। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न दिया गया है लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। फातिमा बीबी, सरोजिनी नायडू, मीरा कुमारी या इनमें से कोई नहीं। तो लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम क्या था, तो वो कौन था,
मीरा कुमार था। कौन था? मीरा कुमार था। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू बने थे उत्तर प्रदेश के, ये भी ध्यान रखना। कहाँ के बने थे? उत्तर प्रदेश के प्रथम महिला राज्यपाल, यह ध्यान में रखना। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो मीरा कुमार बनी। ये नहीं कि कुमार है तो लड़का समझ लेना, लड़की थी। क्या थी? लड़की थी, मीरा कुमार। अगला प्रश्न दिया गया है, जाम पर प्रस्तुत ब्याज दर की तुलना में ऋण पर ब्याज दर हमेशा क्या होती है? कम होती है, अधिक होती है या फिर समान होती है? तो बताओ, कम होती है, अधिक, समान, तो क्या होती है? क्या पूछा है? देखो, जाम पर प्रस्तुत ब्याज दर की तुलना में ऋण पर ब्याज दर हमेशा क्या होता है? क्या होता है? अधिक होता है। क्या होता है? अधिक होता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न दिया गया है, बीसी रॉय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? बीसी रॉय पुरस्कार जो है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? खेल, चिकित्सा, साहित्य या इनमें से कोई नहीं? तो बीसी राय पुरस्कार जो है वो चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में? चिकित्सा के क्षेत्र में। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, पुष्प में मादा लिंगिंग होता है। पुष्प में मादा लिंगिंग अंग क्या है? तना, कली, स्त्री केसर या इनमें से कोई नहीं? तो बताओ, पुष्प में जो मादा लिंगिंग अंग होता है वो स्त्री केसर होता है। क्या होता है? स्त्री केसर कहते हैं उसे। राइट आंसर आपका क्या होगा? राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, प्रधानमंत्री सुकन्या, यहाँ पे देखो सुकन्या होगा, ये ध्यान में रखना। प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना का शुभारंभ कब किया गया था? प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना का शुभारंभ जो है वो कब किया गया था? 2014, 15 या फिर 16 में? तो आप लोग ध्यान में रखना, ये जो प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना जो शुरू किया गया था ये 2015 में किया गया था। 2015 में किया गया था। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नरेंद्र मोदी के शासनकाल में। ध्यान रखना, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न दिया गया है, लघु पाषाण क्या होते हैं? लघु पाषाण, देख लो कितना ये घुमाया था क्वेश्चन को। लघु पाषाण क्या होते हैं? लेकिन यहाँ पे ऑप्शन क्या दिया गया? पत्थर का औजार, आग, पहिया। तो लघु पाषाण काल में छोटे छोटे पत्थरों का औजार रखते थे लोग। लघु पाषाण काल में ये ध्यान में रखना, क्या रखते थे? पत्थरों के औजार छोटे छोटे। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पत्थरों के औजार। लघु पाषाण क्या होते हैं? तो पत्थरों के औजार से संबंधित है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, गौतम बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद बौद्ध परिषद को आयोजित किया गया था। प्रथम बौद्ध संगीति, द्वितीय बौद्ध संगीति, तृतीय बौद्ध संगीति या इनमें से कोई नहीं? तो बताओ, गौतम बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद की बौद्ध परिषद को आयोजित किया गया था। तो क्या था? प्रथम बौद्ध संगीति था। क्या था? प्रथम बौद्ध संगीति आयोजित किया गया था। आप लोग याद रखना, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दिया गया है, रानी की बाब में अधिकांश मूर्तियां किसकी भक्ति में हैं? बताओ, शिव की, इंद्र की या फिर विष्णु की? तो रानी की बाब में अधिकांश मूर्तियां जो है वो विष्णु की है। किसकी है? विष्णु। आप लोग ध्यान में रखना, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इंपॉर्टेंट बन रहा है क्वेश्चन, आप लोग इसे याद रखना। तो आज यहीं तक मोस्ट इंपॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड प्रश्न रखते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड वीडियो आपको जल्दी मिलता रहेगा और आप अपने एग्जाम में बहुत आसानी तरीके से रिजल्ट कर सकते हो। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के पास और अपने जितने भी ग्रुप है वहाँ पे एक बार शेयर जरूर कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।